10th का इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा पार्ट 9 है। इलेक्ट्रिसिटी में एक एक पार्ट महत्वपूर्ण है, जहाँ जो समझ में नहीं आवे पूछते हुए चलना है, कंसेप्ट लेना है। पहला क्वेश्चन, किन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है? किन दो बिंदुओं के बीच का? तो ये पहले वाला पार्ट में भी बतला दिए हैं। जैसे मान लो इस बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है, कैपिटल Q, आवेश की मात्रा जो हो 1 लाख कूलाम, 1.5 लाख कूलाम, 1 करोड़ कूलाम, Q का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो इस बिंदु पर Q आवेश है, धन आवेश। अब हम लोग अनंत से इकाई आवेश को, इकाई धन आवेश को, मान लो अनंत से इकाई धन आवेश जिसका वैल्यू Q है, तो Q आवेश को, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। तो इस Q आवेश को हम लोग इस कैपिटल Q आवेश की ओर लाएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण बल के विरोध में हमें बल लगाना होगा, है ना। तो Q को किसी बिंदु तक लाने में, अनंत बिंदु है ना, मान लो यहाँ तक लाते हैं बिंदु A तक, तो इस बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, तो इस बिंदु का ये कार्य विभव कहलाएगा। तो बिंदु A तक लाने में मान लो W1 कार्य करना पड़ता है, तो Q आवेश को बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो W1, बिंदु A तक लाने में W1 कार्य करना पड़ता है। इसीलिए इकाई आवेश को बिंदु A तक लाने में W1/Q कार्य करना होगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है इतना कार्य करना पड़ा, तो यही हो गया बिंदु A का विभव, होगा ना। तो बिंदु A का विभव, बिंदु A है, इसको हम लोग विभव को V से व्यक्त करते हैं, तो इसको VA मान लेंगे। इसका मतलब बिंदु A का विभव हो गया। बिंदु A पर विभव, कितना विभव हो गया? तो इस बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ा, W1/Q हुआ। तो यहाँ का विभव हो गया VA। समझ गया? पुनः इकाई ऋण आवेश को मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ तक लाने में W2 कार्य करना पड़ा। ये W1 नहीं, इसको WA ही लिखते हैं सफिक्स में। इसका मतलब हो गया बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A, ये बिंदु को दिखलाता है, WA कार्य करना पड़ा। तो बिंदु A का विभव V सफिक्स में A, VA कहलाएगा। फिर बिंदु B तक लाने में इसी तरह WB कार्य करना होगा, तो WB कार्य करना पड़ा। तो इस बिंदु का विभव कितना होगा? VB। बोलो, इतनी बात को समझे? अब ये बतलाओ, बिंदु A का विभव ज़्यादा होगा कि बिंदु B का विभव? क्यों? क्योंकि विस्थापन बढ़ गया। विस्थापन बढ़ेगा तो कार्य अधिक होगा, क्योंकि कार्य बराबर FS। S विस्थापन है। यहाँ मान लो अनंत से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगा, तो इस बिंदु पर ज़्यादा विभव होगा। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये भुलाने वाला चीज़ नहीं है। विभवांतर मतलब विभव जोड़ अंतर, ये हो गया विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच विभव में जितना अंतर होता है, इसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभव को किस चीज़ में मापा जाता है? तो वोल्ट में। तो विभवांतर, विभव का अंतर भी वोल्ट में ही होगा। इतनी बात को समझ गया ना। अब क्वेश्चन है, किन दो बिंदुओं के बीच विभव, किन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है? तो
मान लो बिंदु ए से बिंदु बी तक इकाई ऋण आवेश को लाने में 1 जूल कार्य अगर करना पड़ता है, या बिंदु ए से जिस बिंदु तक इकाई ऋण आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, हो सकता है यहाँ कोई बिंदु हो सी, ए से इकाई धन आवेश को बिंदु ए से सी तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ेगा तो दोनों के बीच के विभव का अंतर 1 वोल्ट कहलाएगा। समझा? सी के बदला बी तक लाने में इकाई धन आवेश को अगर बिंदु ए से बिंदु सी या बिंदु बी या जिस बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तब दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट है। हाँ, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्वेश्चन देखो, किन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है? तो जिस 2 बिंदुओं के बीच, मान लो ये बिंदु P है, ये Q है, अगर Q से बिंदु P तक ही इकाई धन आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो एक बिंदु से जिस बिंदु तक इकाई धन आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर अर्थात विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। बात को तू लोग समझ गया? तो लिखा जाए, इसको तू लोग लिख लो, पढ़ करके आराम से समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन को समझो। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। व्याख्या करें। चित्र को समझ गया तो समझो इस क्वेश्चन को समझ गया। इससे पहले तुम लोगों को 1-2 बात बतलाते हैं, बतलाए भी हैं पहले। पानी किस ओर से किस ओर प्रवाहित होता है? तो पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है ना। जैसे हम लोग बिहार के आदमी हैं, तो खास करके उत्तरी बिहार, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ दक्षिण की ओर बहती है और अंत में गंगा नदी में गिर जाती है। इसका मतलब उत्तर की ओर हिमालय है तो ज़मीन ऐसे होगा। मान लो ये हिमालय पर्वतमाला है, हम लोग समतल पर हैं, तो ये समतल इस टाइप का होगा। ध्यान से देखो तो पानी ये ऊंचा भाग हुआ, ये नीचा वाला भाग हुआ, तो ऊंच तल, यहाँ का तल ऊंचा है। अगर ऐसे हम लोग खींचेंगे तो ये ऊंचा है, इधर देखो नीचा होता जाता है ऊंचाई। तो उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। पानी कब नहीं प्रवाहित होता है? जब तल बराबर हो। उच्च तल और निम्न तल की बात खत्म कर दो, यानी समतल हो, समान तल हो। तो खैर ये निष्कर्ष क्लियर है, प्रैक्टिकल बात है। पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। दूसरी बात, हवा क्यों बहती है? इसका मतलब है कहीं पर हवा अधिक है तो कहीं पर कम है। तो इसको हवा जो बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, जैसे पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, तो हवा का प्रेशर, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर कल्पना करो इस क्षेत्र में द्रव्यमान निकाले तो 1 करोड़ टन हवा है इस आयतन में, ठीक है। इसका आयतन मान लेते हैं 1 लाख घन मीटर है। इधर वाला इलाका का भी मान लेते हैं, ये तुमको इसका आयतन भी उतना ही है, 1 लाख घन मीटर इस जगह का। यहाँ पर 1 करोड़ टन हवा है और यहाँ पर मान लो 60 लाख टन हवा है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, 40 लाख टन हवा कम है, तो दाब यानी नीचे की ओर बल लगाता है। ये हवा नीचे की ओर
जमीन को दाब रहा है, जमीन पर स्थित जितना भी वस्तु है सब पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ 1 करोड़ टन हवा है, यहाँ 60 लाख टन हवा है। तो यहाँ पर उच्च दाब पैदा होगा, यहाँ पर निम्न दाब पैदा होगा। तो ये हो गया उच्च दाब वाला क्षेत्र, उच्च दाब वाला क्षेत्र हो गया। और ये हो गया तुमको निम्न दाब वाला क्षेत्र। तो दोनों में डिफरेंस है। तो हवा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, जाती है। तो इसमें से कल्पना करो 20 लाख टन हवा इधर चली गई, तो 20 लाख घटा दो तो अब कितना हो गया 80 लाख टन। और ये 20 लाख टन इधर बढ़ गया तो ये भी 80 लाख टन। तो ये पूरा क्षेत्र में अब देखो न तो उच्च दाब रहा न निम्न दाब रहा। अब हवा शांत हो जाएगी, हवा नहीं बहेगी। तो हवा का बहना उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। इसके बाद पानी का बहना उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। ये दोनों बात को ध्यान में रखो, इसमें काम आ रहा है। तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब हम लोग फिर पुराने उदाहरण पर लौटे। मान लो यहाँ पर ये प्लस चार्ज से आवेशित है, ये क्यू आवेश है। इस पर हम लोग ये क्यू आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे, फिर यहाँ तक लाएंगे, इसी आवेश को यहाँ तक लाएंगे बी बिंदु तक। तो यहाँ का विभव कितना होगा? तो बिंदु ए पर भी ए, अब बिंदु बी पर भी बी। तो अब बतलाने की आवश्यकता नहीं है जो ये भी बी अधिक है कि भी ए अधिक है, इसमें दो मत नहीं है। यहाँ तक किया गया कार्य ज़्यादा होगा, यहाँ तक किया गया कार्य कम होगा। और किसी बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो ये इसका अर्थ है भी बी ग्रेटर देन भी ए है। इसका अर्थ एक अर्थ ये भी हुआ, ये उच्च विभव का क्षेत्र हो गया, उच्च विभव। और ये निम्न विभव का क्षेत्र हो गया, यानी यहाँ बिंदु ए पर निम्न विभव है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू आवेश को यहाँ तक लाए, फिर यहाँ तक लाए क्यू आवेश को, इस बिंदु तक लाए ना क्यू आवेश को। तो समान आवेश में तो विकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर मान लो इस आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो क्यू आवेश किधर जाएगा? दाईं ओर जाएगा। क्यों जाएगा? कारण प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ये इधर की ओर भागेगा। इसका मतलब है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भागेगा। तो ये तो धन आवेश है ना, धन आवेश लिए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। समझ रहे बात को? स्वतंत्र रूप से क्यू आवेश को छोड़ दिया जाए तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ये दाईं ओर भागेगा तेज गति से। तो ये तो धन आवेश है, ये धन आवेश वाला क्षेत्र है। तो स्पष्ट है धन आवेश ये उच्च विभव का क्षेत्र है, यहाँ निम्न विभव का, और आगे जाएंगे तो और निम्न विभव होगा। तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अच्छी तरह समझ गया इसको? ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है। फिर मान लो कल्पना करो यहाँ पर ये प्लस क्यू नहीं हो कर के ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू हो कर के माइनस क्यू है, तो ये इधर की ओर जाएगा असमान आवेश में आकर्षण, और जितना आगे जाएगा तो उच्च विभव वाला क्षेत्र है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का यानी ऋण आवेश का प्रवाह होगा। तो अब क्वेश्चन देखो, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा
ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिशील होता है। स्पष्ट है ना? तो इसको समझ गया तो लोग अच्छी तरह यही काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जो होता है इसमें तो लिख देते हैं इसको। देखो दूसरा का आंसर, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। यहाँ पर कोई आइसोलेटेड आवेश धन आवेश Q रखा हुआ है। Q को अनंत से लाएंगे A तक और फिर B तक, तो A का विभव ज़्यादा होगा, B का कम होगा, तो ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया। प्लस Q को अगर हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो इस Q के प्रतिकर्षण बल के कारण ये इधर तीर दिया हुआ है दाईं ओर भागेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धन आवेश का प्रवाह होगा। यही बात लिखा हुआ है। इसका ठीक उल्टा इस चित्र में देखो, ये धन आवेश है उच्च विभव का क्षेत्र, ये ऋण आवेश को लाएंगे तो ऋण आवेश निम्न विभव, बाईं ओर बढ़ेंगे तो उच्च विभव के क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, तो ये असमान आवेश में आकर्षण होगा, यानी ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। समझ गया नहीं इसको? इसमें एक अलग से छोटा क्वेश्चन लिखाते हैं, इसको उतारो। तीसरा क्वेश्चन देखो, जब दो धातु के गोले A एवं B को क्रमशः धनावेशित एवं ऋणावेशित कर एक तांबे के तार से दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यानी दो गोला है, ये प्लस चार्ज से आवेशित है, धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। इसका नाम A रखो, इसका नाम B रखो, ठीक है। इसको एक सुचालक तार से, तांबे के तार से जोड़ दो। ये हो गया शिव से कॉपर, तांबा का तार। तो क्या होगा? ये उच्च विभव वाला क्षेत्र है, ये उच्च विभव का क्षेत्र है, और ये निम्न विभव का। तो एक धन आवेश से आवेशित धातु का गोला है, दूसरा ऋण आवेश से आवेशित, दोनों को तार से हम सुचालक तार से जोड़ दे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा ना? इसमें शंका तो नहीं है। और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के बीच का विभवांतर कायम है, विभव में अंतर कायम है। जब दोनों के बीच का विभव समान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा। कैसे? तो देखो, एक तो U आकार की नली ले लो, एक U आकार की नली लेंगे, बीच में बंद करने वाला खोलने वाला एक सिस्टम है, इसको खोलेंगे तब पानी इधर से इधर जाएगा। इसमें चलो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें यहीं तक पानी भरा हुआ है। बोलो, दोनों तल समान है? नहीं है। अब इसको अभी बंद है, इसको हम लोग खोल देंगे तो ये पानी, ये उच्च तल है, उच्च तल है ना, ये निम्न तल है। तो इसको खोल दिए तो ये पानी का प्रवाह कब तक नीचे से ऐसे इधर की ओर, उच्च तल से निम्न तल की ओर कब तक होता रहेगा? जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पानी का प्रवाह होता रहेगा। इसी तरह मतलब उच्च तल और निम्न तल एक समान हो जाएगा। जब तक उच्च तल और निम्न तल कायम रहेगा तब तक पानी का प्रवाह होता रहेगा। इसी तरह जब तक उच्च विभव और निम्न विभव कायम रहेगा तब तक तांबे के तार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा, और दोनों के बीच के विभव का अंतर शून्य हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ठीक उसी तरह रुक जाएगा जिस तरह उच्च तल और निम्न तल दोनों एक समान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रवाह, पानी का प्रवाह रुक जाएगा। तो इस उदाहरण को समझ गई? तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। चलो इसको लिखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन चित्र सहित बना दिए हैं। फिगर जैसे है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दाईं ओर से बाईं ओर, तो इसी ढंग से तीर का निशान देना। ये बिंदु जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, तीर दिशा को। ये तांबे का तार है, इसको उतार लो। और अगले पार्ट में होगा सेल और बैटरी किसे कहते हैं।